वेलकम टू माय चैनल मिथिलेश दृष्टिकोण। आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इम्पोर्टेंट पार्ट्स और आर्टिकल्स को बहुत ही आसान लैंग्वेज में। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि डायरेक्ट कभी कभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इस टॉपिक से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट पार्ट्स और आर्टिकल्स को। तो सबसे पहले हम लोग एक एक पार्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग आर्टिकल्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे पहला पार्ट है वो है पार्ट 1, जो कि यूनियन एंड इट टेरिटरीज़ को दिया गया है। और इसमें कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, तो आर्टिकल नंबर 1 to 4 जो है वो यूनियन एंड इट टेरिटरीज़ को दिया गया है, जो कि पार्ट 1 में आते हैं। अब पार्ट 2 जो है वो किसे दिया गया है, तो सिटीजनशिप के लिए दिया गया है, जो कि हमारा आर्टिकल नंबर 5 to 11 जो है वो सिटीजनशिप के लिए रखा गया है और ये पार्ट 2 में आता है। अब हम बात करते हैं पार्ट 3, जो कि फंडामेंटल राइट्स को डिस्क्राइब करता है। इसमें कितने आर्टिकल्स है, तो आर्टिकल नंबर 12 to 35 जो है वो फंडामेंटल राइट्स को रखा गया है, जो कि पार्ट 3 में है। अब हम लोग बात करते हैं पार्ट 4 को, जो कि है उसमें डीपीएसपी को रखा गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि हमारा आर्टिकल नंबर 36 to 51 तक रखा गया है। ये हमारा पार्ट 4 में है। अब किसके लिए है, तो डीबीएसपी के लिए है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये तो हमारा पार्ट्स था। अब हम लोग देखते हैं कि एक एक आर्टिकल्स को हम लोग देखते हैं कि किसके लिए दिया गया है और डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। तो चलिए देखते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो पहला पार्ट का आर्टिकल है वो है पार्ट 1 का यूनियन एंड इट टेरिटरीज। तो इसका जो पहला आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 1 कहता है इंडिया दैट इज़ भारत, मतलब हमारा देश का नाम इंडिया या भारत है, ये मेंशन करता है इसमें। और डिटेल में समझते हैं इसको हम कि इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया है। यूनियन का मतलब स्टेट्स मिलकर देश बनाता है, लेकिन स्टेट्स को अलग होने का अधिकार नहीं है। जैसे कि अमेरिका जैसे कंट्रीज में स्टेट्स मिलकर फेडरेशन बनाती है, पर इंडिया में सेंटर स्ट्रॉन्ग है, इसलिए हम लोग नहीं बनाते हैं और इसीलिए इसे कहा गया है यूनियन ऑफ स्टेट्स, जो कि आर्टिकल नंबर 1 में रखा गया है। आर्टिकल नंबर में सिंपल है, यही कहा गया है कि हमारा देश का नाम इंडिया है और भारत है। सिंपल लैंग्वेज में इसी को समझ लीजिए। अब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल नंबर 2 की, जो है एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स, मतलब किसी भी न्यू स्टेट्स का बनाना या घटाना, जोड़ना, ये सब हमारा आर्टिकल नंबर 2 में दिया गया है, न्यू ऑफ एडमिशन ऑफ स्टेट्स का। तो इंडिया किसी नया एरिया और नया स्टेट बनाकर अपने देश में शामिल कर सकता है। इंडिया जो है वो किसी भी एरिया को नया स्टेट घोषित करके अपने देश में शामिल कर सकता है। और पार्लियामेंट को अधिकार है कि किसी भी एरिया को इंडिया में शामिल करे, उसे स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज बना दे। ये पार्लियामेंट को भी अधिकार दिया गया है, आर्टिकल 2 में कहा गया है। एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं कि सिक्किम में, जो कि 1975 में पहले अलग था, बाद में इसे इंडिया का स्टेट्स बना दिया गया। सिक्किम जो अभी बन चुका है हमारा इंडिया का पार्ट, स्टेट्स बन चुका है सिक्किम। पहले 1975 से पहले सिक्किम एक अलग स्थिति था, लेकिन बाद में उसे हमारा इंडिया में शामिल कर लिया गया था 1975 में। तो ये बेस्ट एग्जांपल है आर्टिकल नंबर 2 का। अब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 3 को, जो कि है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, मतलब पार्लियामेंट स्टेट के साथ कुछ भी बदलाव कर सकती है। पार्लियामेंट नया स्टेट बना सकती है, 2 स्टेट को जोड़ सकती है, एक स्टेट को तोड़ सकती है, नाम बदल सकती है, बाउंड्री बदल सकती है। ये सब चीज़ आर्टिकल नंबर 3 में दिया गया है कि कर सकती है। ये पार्लियामेंट को अधिकार है आर्टिकल 3 के तहत। और एग्जाम्पल के तौर पर हम इसका एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग करके नया स्टेट्स बनाना था, जो कि बना दिया गया था। तो आर्टिकल नंबर 3 के चलते ही बना था वो, ये अधिकार था पार्लियामेंट को। इसका क्या रहता है कि इसका 2 फायदा भी होता है कि स्टेट्स की मर्जी के ज़रूरी नहीं पड़ती है, अपने हिसाब से डायरेक्ट पार्लियामेंट चाहे तो किसी भी देश को, मतलब देश बोल रहे हैं सॉरी, किसी भी
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना कर दिया, मतलब कोई भी स्टेट्स को अपना इंडिया में शामिल कर सकता है। सिर्फ प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन लेनी होती है, प्रेसिडेंट के कहने पर ही सब काम हो जाती है। ये थी आर्टिकल नंबर 3। अब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल नंबर 4 को, जो कि है आर्टिकल नंबर 4 में क्या है कि आर्टिकल 2 और 3 के अंदर बनने वाले जो कानून हैं वो फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं मानी जाएगी, बस यही कही गई है इसमें। मतलब कि स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन आसान हो जाती है, और जैसे कि इससे फ़ायदा क्या होता है कि आर्टिकल 368 जो कि हैवी प्रोसेस फॉलो नहीं करनी पड़ती है। आर्टिकल 4 में बस यही कहा गया है कि जो भी कानून बनेंगे आर्टिकल नंबर 2 और 3 में, वो फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं मानी जाएगी। ये आर्टिकल 4 में कहा गई है। अब हम लोग बात करते हैं पार्ट 2 की, कि जो है सिटीजनशिप के लिए इसमें क्या क्या दिया गया है। तो आर्टिकल नंबर 5 to 11 इसमें मेंशन है। तो आर्टिकल नंबर 5 क्या कहता है, सिटीजनशिप एट कमेंडेशन, मतलब कि 26 जनवरी 1950 को जो भी इंडिया में रहता था और यहीं पैदा हुआ, यहीं पेरेंट्स रहे उनके, ये काफ़ी टाइम से यहाँ रह रहे थे, उसे भारतीय नागरिक माना गया है। तो यही आर्टिकल 5 बोलता है कि आज़ादी के बाद इंडिया में जितने भी लोग रहते हैं, यहीं पैदा हुए थे, उनका पेरेंट्स का भी जन्म यहीं हुआ था, वो काफ़ी टाइम से इंडिया में ही रह रहे हैं, उसे भारतीय नागरिक माना गया है। ये आर्टिकल 5 बोलता है। अब आर्टिकल 6 को हम लोग डिस्कस करते हैं। आर्टिकल 6 क्या कहते हैं कि पाकिस्तान से आए लोग, पिटीशन के बाद जो लोग पाकिस्तान से इंडिया आए उन्हें सिटीजनशिप देने का रूल, मतलब कि कोई भी जो लोग, मतलब कि बंटवारा के बाद पाकिस्तान से आए लोग इंडिया में, उन्हें सिटीजनशिप प्रोवाइड करता है। ये रूल आर्टिकल नंबर 6 में दिया गया है। डेट ऑफ माइग्रेशन इसमें इम्पोर्टेंट है, और कुछ भी कंडीशन फॉलो करनी होती है, कुछ कंडीशंस भी है जो कि फॉलो करनी होती है। इंडिया में आए हैं तो उनको सिटीजनशिप लेने के लिए काफ़ी साल तक यहाँ पर रहना पड़ता है और कुछ प्रूफ भी दिखाना पड़ता है। तो सिंपल भाषा में यही समझिए कि कोई भी अलग कंट्री या अलग देश से आए, उसे हम लोग सिटीजनशिप प्रोवाइड करने के लिए आर्टिकल 6 को माना गया है। इसी डिस्क्राइब किया है आर्टिकल 6 में, किसी भी अदर कंट्री वाले को सिटीजनशिप का रूल देना है हमें। तो अब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल नंबर 7 को। इसमें कहा गया है पाकिस्तान गए लोग, जो लोग इंडिया से पाकिस्तान चले गए या अदर कंट्री चले गए, उन्हें जनरली इंडियन सिटीजनशिप नहीं मानी जाएगी। ये आर्टिकल नंबर 7 में कही गई है। अब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल नंबर 8 को, जो कि है फॉरेन कंट्री में रहने वाले इंडियंस, मतलब कि जो फॉरेन में रहते हैं, अलग कंट्री में जो चले गए हैं इंडियंस। तो जो लोग बाहर रहते हैं पर इंडिया ओरिजिनल के हैं, जो लोग मतलब बाहर रहते हैं, इंडिया ओरिजिन है, और वो भी इंडियन सिटीजनशिप ले सकते हैं। ये पार्ट 8 में कही गई है। मतलब कि जो लोग इंडिया के थे और बाहर चले गए हैं, अमेरिका चले गए हैं या कोई कनाडा चला गया है, तो वो लोग भी अपना सिटीजनशिप रख सकते हैं, आर्टिकल 8 कहता है इसमें। अब आर्टिकल नंबर 9 क्या बोल रहा है कि डुअल सिटीजनशिप नहीं है हमारा इंडिया में, डुअल सिटीजनशिप हमारे इंडिया में नहीं है, ये आर्टिकल नंबर 9 कहता है। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं आसान भाषा में। अगर आपने किसी भी और कंट्री का सिटीजनशिप ले ली है, और तो इंडियन सिटीजनशिप आपकी ख़त्म हो जाएगी। आप इंडियंस हो, अगर आपने किसी और कंट्री का जो सिटीजनशिप ले लिया है, तो इंडिया का जो है वो है सिटीजनशिप, वो ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा। इंडिया में डुअल सिटीजनशिप अलाउ नहीं करती है। अब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल नंबर 10 को, जो कि है सिटीजनशिप कंटिन्यू रहेगी। मतलब ये, मतलब कि जब तक आप लॉ नहीं तोड़ते हो, आपकी सिटीजनशिप बनी रहेगी। ये आर्टिकल नंबर 10 कहती है। अब आर्टिकल 11 क्या कहती है कि पार्लियामेंट के अधिकार, मतलब कि सिटीजनशिप के सारे रूल्स को पार्लियामेंट बनाएगी। सिटीजनशिप के जितने भी रूल हैं वो सब कुछ पार्लियामेंट ही बनाएगी। ये सिटीजनशिप एक्ट 1955 का प्रोसेस है। ये जो सिटीजनशिप एक्ट आया था 1955 में, ये पार्लियामेंट के अधिकार दे दिया गया था। तो ये आर्टिकल नंबर 11 कहता है। तो ये थे हमारी पार्ट 2 और आर्टिकल्स।
अब हम लोग बात करते हैं पार्ट 3 को, जो कि है फंडामेंटल राइट्स, जो कि आर्टिकल नंबर 12 टू 35 है। तो चलिए एक एक करके हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। आर्टिकल नंबर 12 में क्या है कि फंडामेंटल राइट्स का डेफिनेशन लिखा गया है। मतलब कि इंडिया में सिर्फ स्टेट्स गवर्नमेंट नहीं आती है, बल्कि पार्लियामेंट आती है, स्टेट गवर्नमेंट आती है, लोकल बॉडीज आती है और गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ आती है। ये सब इसमें मेंशन किया गया है ताकि कोई भी अथॉरिटी राइट ना छीन सके और मिसयूज ना कर सके। ये आर्टिकल नंबर 12 में लिखी गई है। आर्टिकल 13 में क्या लिखा गया है कि अगर कोई लॉ फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है तो कोर्ट में उसे रेड कैंसिल कर सकता है। कोई भी फंडामेंटल राइट्स अगर लॉ के खिलाफ है तो उसे कैंसिल भी कर दिया जा सकता है। ये आर्टिकल नंबर 13 में दिया गया है। इसे कहते हैं FR के खिलाफ लॉ इनवैलिड। अब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 14 को, जो कि आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक जो है वो हमारा राइट टू इक्वलिटी है। तो आर्टिकल 14 क्या बोलता है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, मतलब कानून के सामने सब बराबर है। अमीर गरीब नेता आम आदमी सरकारी नागरिक सब पर सेम लॉ लगेगी और सब कोई कानून की नज़र में बराबर है। अगर अगर एक मिनिस्टर और एक कॉमन आदमी सेम क्राइम करे तो उसे सेम पनिशमेंट दिया जाएगा। ये हमारा आर्टिकल नंबर 14 बोलता है। आर्टिकल 15 क्या बोलता है कि प्रोविजंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजियंस रेस कास्ट सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, मतलब कोई भी आदमी हमें भेदभाव नहीं कर सकता है धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, लिंग के नाम पर, जन्म स्थल के नाम पर कोई भी हमें भेदभाव नहीं कर सकता है, कोई बेस पर भेदभाव नहीं कर सकता है। लेकिन वुमेन ST OBC के लिए स्पेशल प्रोविज़न अलाउ है। तो ये था हमारा, मतलब कि आर्टिकल 15 में सिंपल यही बोला गया है कि कोई भी हमें भेदभाव नहीं कर सकता है धर्म जाति लिंग और जन्म स्थल के नाम पर, कि हम कहाँ से हैं कौन से जाति के हैं, ये सब हमें कोई भी नहीं पूछ सकता है और डिस्टर्ब हमें नहीं कर सकता है। आर्टिकल नंबर 17 क्या बोलता है? आर्टिकल नंबर 17 एबोलिश ऑफ अनटचेबिलिटी, मतलब कि छुआछूत को पूरी तरह से बैन करना है। मतलब कि कोई भी छुआछूत आपके साथ नहीं कर सकता है। किसी को भी मंदिर वेल स्कूल से दूर रखना, ये सब क्राइम है। कि आप छोटे जाति के हैं तो आपको ये सब से दूर रहना है, ये सब क्राइम है। मतलब छुआछूत को पूरी तरीक़ा से ख़त्म करना, ये आर्टिकल नंबर 17 में कहा गया है। आर्टिकल 18 में क्या कहा गया है? एबोलिश ऑफ टाइटल, मतलब कि जो ब्रिटिश के टाइम पर राजा महाराजा का जो टाइटल्स रखा जाता था वो अब पूरी तरीक़ा से अंत हो गया है। कुछ चीज़ें जो हैं कि अभी हैं, मिलिट्री और एकेडमिक टाइटल्स अलाउ हैं, जैसे कि डॉक्टर, जनरल, कोलोनल, ये सब टाइटल अभी अलाउ है। लेकिन जो राजा महाराजा के टाइम में रहते थे टाइटल्स, वो सब बैन लग चुका है आर्टिकल 18 के तहत। तो ये थी हमारी आर्टिकल नंबर 12 टू 18। अब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल नंबर 19 टू 22। इसमें क्या है कि राइट टू फ्रीडम है। इसमें राइट टू फ्रीडम को रखा गया है। इसमें कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं? तो आर्टिकल 19 टू 22 जो है वो राइट टू फ्रीडम में रखी गई है। आर्टिकल 9 में क्या रखा गया है कि प्रोटेक्शंस ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड ETC। इसका मतलब है कि नागरिक को कुछ 6 आज़ादी दी गई है, जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके। जो कि है बोलने के अधिकार दिया गया है, लिखने का अधिकार दिया गया है, घूमने जा सकते हैं, ये सब अधिकार दिया गया है। रह सकते हैं कहीं भी, किसी भी जगह पर आप रह सकते हैं, इंडिया के कोई भी कोने में आप रह सकते हैं। काम कर सकते हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के लिए रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। अगर आप कुछ गलत करेंगे, कुछ गलत फ़ायदा उठाएंगे तो लॉ एंड ऑर्डर आपके लिए कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी लगा सकते हैं। ये थी आर्टिकल नंबर 19, जो कि हमें आज़ादी दी गई थी ये 6 चीज़ की। अब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल नंबर 20 की, कि इसमें क्या दिया गया है कि प्रोटेक्शंस इन रेस्पेक्ट ऑफ कॉन्विकेशन
फॉर ऑफेंस मतलब क्राइम से प्रोटेक्शन। क्राइम से प्रोटेक्शन मतलब कि आर्टिकल नंबर 20 कहता है कि क्राइम से प्रोटेक्शन आपको दिलाएगी, मतलब कि एक जुर्म के लिए 2 बार सज़ा आपको नहीं दी जाएगी। और दूसरा क्या है कि ज़बरदस्ती कन्फेशंस आपसे नहीं की जाएगी और पहले से बना लॉ के बिना सज़ा नहीं दी जाएगी। तो ये सब क्राइम से प्रोटेक्शन दिलाती है आर्टिकल नंबर 20। अब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल नंबर 21 जो कि है प्रोटेक्शंस ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 21 का मतलब है सिर्फ जिंदा रहना नहीं, इज्जत, सुरक्षा और डिग्निटी के साथ जीना। ये हमें सिखाता है आर्टिकल नंबर 21। इसमें आता है प्राइवेसी, आप अपना प्राइवेसी खुद रख सकते हैं, आपकी भी कोई प्राइवेसी होगी। और हेल्थ, क्लीन एनवायरनमेंट, शेल्टर, ये सब इसमें आती है। तो ये सब हमारा आर्टिकल नंबर 21 देता है हमें। अब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 21A जो कि है राइट टू एजुकेशन। इसमें क्या सिंपल मतलब में क्या है कि जो भी बच्चे मतलब कि 6 से लेकर 14 साल के बीच में हैं उनको फ्री एजुकेशन कंपलसरी दी जाएगी सरकार की तरफ से। ये सरकार का फ़र्ज़ बनता है और आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप एडमिशन्स करवाएं सरकारी स्कूलों में, जो भी बच्चे मतलब 6 से लेकर 14 साल के अंदर हैं। ये राइट टू एजुकेशन का आज़ादी दिया गया है आर्टिकल नंबर 21A के। आर्टिकल नंबर 22 की जो है अरेस्ट से प्रोटेक्शन, जो आपको अरेस्ट जो करने आते हैं पुलिस वाले लोग, वो उससे आपको प्रोटेक्शन देने का काम करता है आर्टिकल नंबर 22। इसमें क्या है कि कोई भी पुलिस वाले आपको बिना रीज़न का अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। जब आपको अरेस्ट करने आते हैं तब आप उनसे पूछ सकते हैं कि हमारा जुर्म क्या है, हमारा क्राइम क्या है, किस बेसिस पर आप हमको अरेस्ट कर रहे हैं वो हमें बताइए। ये आपका हक है पूछने का। ये आर्टिकल नंबर 22 आपको हक देता है। दूसरा जो है वो आपको लॉयर से मिलने का हक, मतलब किसी भी वकील से आप मिल सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं। ये आप अपना वकील आप खुद ढूंढ सकते हैं, ये आपको हक दिया जाता है। और 24 घंटे में मजिस्ट्रेशन के सामने पेशी, ये भी आपको आर्टिकल नंबर 22 ही दिलाती है। अब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल नंबर 23 एंड 24 को, जो कि है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन मतलब शोषण के खिलाफ विरोध। इसमें क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है। आर्टिकल 23 क्या बोलता है कि बेगारी मना है, मतलब कि कोई भी आदमी बिना उसके मर्जी के बिना काम नहीं करवा सकता है, ज़बरदस्ती उससे काम नहीं करवा सकता है, बिना पैसे का काम नहीं करवा सकता है। जिससे वो काम करवाना चाह रहा है अगर उसका मर्जी होगा तभी वो काम करेगा, और नहीं होगा तो वो ज़बरदस्ती आदमी काम नहीं करवा सकता है किसी से। ये आर्टिकल नंबर 23 बोलता है ज़बरदस्ती बिना पैसा का काम करवाना इलीगल है। ये आर्टिकल नंबर 23 बोलता है। अब आर्टिकल नंबर 24 में क्या है कि चाइल्ड लेबर मना है, मतलब चाइल्ड लेबर जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको काम पर रखना मना है। किसी भी फैक्ट्री या कोई भी काम पर जो 14 साल से कम उम्र के हैं उसको आप काम नहीं दे सकते हैं। दुकान पर भी आप नहीं रख सकते हैं उसको। ये और फैक्ट्री में तो पूरा डेंजरस है, फैक्ट्री या डेंजरस काम नहीं करवा सकते हैं, मतलब 14 साल के नीचे वाले को आप काम नहीं करवा सकते हैं। ये आर्टिकल नंबर 24 में दिया गया। अब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल नंबर 25 टू 28 जो कि है राइट टू रिलीजियंस। तो रिलीजियंस में हमें कुछ छूट मिली जाती है, रिलीजियंस की आज़ादी जो कि हमें देता है आर्टिकल नंबर 25 टू 28। तो आर्टिकल नंबर 25 क्या बोलता है, फ्रीडम ऑफ कॉन्सेंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजियंस, मतलब कि अपने धर्म मानना, प्लान करना और प्रचार करने की आज़ादी हमें इसमें दी गई है, जो कि हमारा 25 देता है। रिलीजियंस की आज़ादी, पब्लिक ऑर्डर और माइनॉरिटीज़ के अधीन, ये सब हमारा जो है अपना धर्म मानना और अपना धर्म का प्रचार करना, ये सब आप कर सकते हैं। ये आपको आज़ादी दी गई है आर्टिकल नंबर 25 के तहत। रिलीजियंस आर्टिकल नंबर 26 क्या बोलता है कि फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियंस अफेयर्स, मतलब कि रिलीजियंस का जो भी इंस्ट्रक्शन है आप अपना मैनेजमेंट खुद कर सकते हैं, किसी का मानने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो भी मन है, आप जो भी आपका धर्म है, जो भी आपका धर्म का इंस्ट्रक्शंस है, आप अपना धर्म का पालन कर सकते हैं
आप अपने धर्म का मैनेजमेंट खुद कर सकते हैं, आपको कोई भी भड़का नहीं सकता है, वो आपके ऊपर है। ये आर्टिकल नंबर 26 हमें बोलता है। आर्टिकल नंबर 27 क्या बोला गया है कि फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रीजन। मतलब टैक्स फॉर रिलीजियंस माना, गवर्नमेंट किसी भी धर्म को बदलाव देने के लिए कोई टैक्स नहीं लेगी। मतलब कि आप अभी कोई और धर्म में हो और आपका मन है कि आप कोई और धर्म में जाना चाहते हो, तो गवर्नमेंट आपसे किसी भी बदलाव धर्म के लिए आपसे टैक्स नहीं ली जाएंगे। आप किसी भी धर्म में जा सकते हैं, आपसे कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। आप फ्री हैं, आप जा सकते हैं। तो ये आर्टिकल नंबर 27 हमें देता है। आर्टिकल नंबर 28 में क्या है? आर्टिकल नंबर 28 कहता है फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियंस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियंस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशन इंस्टीट्यूट। मतलब कि रिलीजियंस का जो एजुकेशन है, गवर्नमेंट स्कूल में ज़बरदस्ती धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है, ये आर्टिकल नंबर 28 बोलता है। सिंपल भाषा में समझे तो आप किसी भी रिलीजियंस के हो, वो आप अपने शिक्षा को ज़बरदस्ती आप किसी और धर्म के स्टूडेंट्स को नहीं समझा सकते हैं कि ये धर्म अच्छा है, वो धर्म अच्छा है। वो जो भी धर्म का होगा वो खुद समझेगा, आप उसे नहीं ज़बरदस्ती मोटिवेट कर सकते हो कि आपको इस धर्म में ही कन्वर्ट हो जाना है आपको। ये सब चीज़ बैन है पूरी तरीक़ा से, जो कि है आर्टिकल नंबर 28 में दिया गया है। रिलीजियंस का जो एजुकेशन है वो आप नहीं दे सकते हो, दे सकते हो लेकिन कुछ कंडीशंस में। जैसे आप जो धर्म के हो, आप उसी धर्म के आदमी को वो इंस्ट्रक्शन सब दे सकते हो, लेकिन कोई दूसरे धर्म वाले को, और आप दूसरे धर्म के हो, दूसरा कोई दूसरे धर्म का है, उसको आप कुछ भी एजुकेशन नहीं दे सकते। ये धर्म के खिलाफ है, ये कानून। अब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल नंबर 29 एंड 30 को, जो कि है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। आर्टिकल 29 में क्या है कि प्रोटेक्शंस ऑफ इंटरेस्टेड माइनॉरिटीज़। मतलब कि हर समुदाय कमेटी को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति बचाने का अधिकार है। मतलब कि इंडिया में कई भाषाएं, धर्म और कल्चर हैं। किसी भी ग्रुप को अपनी भाषा बोलने के अधिकार, अपनी लिपि यूज करने के अधिकार और अपनी संस्कृति बचाने की पूरा अधिकार दिया गया है आर्टिकल नंबर 29A में। 29 का 2 है, जो कि आर्टिकल नंबर 29A और आर्टिकल नंबर 29B है। तो आर्टिकल नंबर 29A में ये सब थी। ये अधिकार सिर्फ रिलीजियंस और माइनॉरिटीज़ के लिए नहीं, बल्कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को भी दिया गया है। एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करते हैं, तमिल लोग अपनी भाषा और कल्चर बचाने के लिए स्कूल ऑर्गेनाइजेशन चला सकते हैं, और उर्दू लैंग्वेज के प्रीफेयर में कॉन्स्टिट्यूशन 29 के अंदर आता है। मतलब उर्दू लैंग्वेज जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीफेयर में आता है 29 का, जो कि उर्दू लैंग्वेज वाले भी अपना कर सकते हैं। ये दोनों एग्जाम्पल्स थे। अब आर्टिकल नंबर 29B क्या कहता है कि डिस्क्रिमिनेशन मना है। मतलब कि गवर्नमेंट किसी को भी सिर्फ धर्म, जाति, भाषा के आधार पर गवर्नमेंट फंडेड इंस्ट्रक्शन में एडमिशन रोक नहीं सकती है। मतलब कि गवर्नमेंट जो है वो किसी भी सिर्फ धर्म और जाति और भाषा के आधार पर गवर्नमेंट का जो फंड होता है वो इंस्टीट्यूट में नहीं दे सकती है। ये आर्टिकल नंबर 29B कहता है। एग्जाम्पल, गवर्नमेंट स्कूल में ये नहीं कह सकते हैं कि आप इस धर्म के हो इसीलिए आपका एडमिशन नहीं लिया जाएगा। ये आर्टिकल नंबर 29B बोलता है। अब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल नंबर 30 की, जो है राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टेब्लिश एन एडमिनिस्ट्रेटिव एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। मतलब माइनॉरिटीज़ को अपने स्कूल, कॉलेज खोलने और चलाने की अधिकार दी गई है आर्टिकल नंबर 13 में। डिटेल में समझते हैं इसको। रिलीजियंस माइनॉरिटीज़, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, etc, लेक्चुअल माइनॉरिटीज़, ये सब है जो कि अपने स्कूल्स, कॉलेज खोलने का अधिकार इन्हें दिया गया है। इन्हें ही नहीं, माने ऑल धर्म को जो है वो अपने इंस्टीट्यूट चला सकता है। दोनों को राइट दी गई है कि अपने अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनाएं और अपने वैल्यू के हिसाब से चलाएं। एग्जाम्पल, क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ का मिशनरी स्कूल्स
हैं और मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के भी स्कूल्स हैं। तो ये सब है हमारे आर्टिकल नंबर 30A जो कि हमारा ये था। और आर्टिकल 30B भी है जो कि इसमें दिया गया है कि डिस्क्रिमिनेशन मना है, मतलब इसमें भी कुछ इंस्ट्रक्शन है। वो है गवर्नमेंट ऐड देते हैं वक्त माइनॉरिटीज़ इंस्ट्रक्शन के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अगर गवर्नमेंट हिंदू स्कूल का ग्रांट दे रही है तो सिर्फ माइनॉरिटीज़ होने के वजह से क्रिश्चियन स्कूल को मना नहीं कर सकते हैं। ये मतलब भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ये आर्टिकल 30B में दिया गया है। अब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल नंबर 31A से लेकर C तक, जो कि है सेविंग्स ऑफ सर्टेन्स लॉ। इसमें क्या क्या आता है? तो 31A में आता है सेविंग्स ऑफ लॉ प्रोवाइडिंग फॉर इक्वेशन ऑफ ईट्स, मतलब कि ज़मीनी सुधार को लैंड रिफॉर्मर से जुड़े कानून को कोर्ट में चैलेंजिंग होने पर सेफ रहेंगे। डिटेल में समझते हैं। ब्रिटिश टाइम में ज़मीन कुछ लोगों के पास ज़्यादा होती तो उसे ज़मींदार कहते थे। गवर्नमेंट ने सोचा कि ज़मीन गरीबों में बांट दी जाए, ज़मींदारी सिस्टम ख़त्म कर दी जाए। लेकिन इस लॉ में क्या हुआ कि राइट टू प्रॉपर्टी को इफ़ेक्ट कर रहा था इस लॉ को, कि जो प्रॉपर्टी है वो अपना पर्सनल प्रॉपर्टी जो है हम रख सकते हैं। इसके खिलाफ ये था। ये जो बात कही गई थी कि सब कुछ गरीबों में बांट देते हैं, तो ये सिस्टम नहीं चल पाया था, इसीलिए कोर्ट में ये चैलेंजिंग होते रहा। तो इससे मतलब बंद करने के लिए, वायलेशन ना हो फंडामेंटल्स को, इसके लिए हम लोग आर्टिकल 31A का प्रयोग किए थे, जो कि है लैंड रिफॉर्मर से रिलेटेड लॉ को फंडामेंटल राइट्स को वायलेशन के नाम पर इनवैलिड नहीं किया जा सकता है, इसको मतलब बचाने का अधिकार था। तो ये आर्टिकल नंबर 31A निकाला गया था। अब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल नंबर 31B। इसमें क्या है कि 9th शेड्यूल को जो प्रोटेक्शन देता है, मतलब वैलिडेशंस ऑफ ए सर्टेन एक्ट एंड रेगुलेशन, ये 31B में है। 9th शेड्यूल को प्रोटेक्शन करना। कॉन्स्टिट्यूशन में 9th शेड्यूल बनाए गए थे। जो भी लोग इस शेड्यूल में ऐड होते हैं उस पर फंडामेंटल राइट्स का चैलेंजेस नहीं हो सकती है। ये आर्टिकल 31B देता है प्रोटेक्शन। आर्टिकल 31B जो है वो प्रोटेक्शन देता है 9th शेड्यूल को। अब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 31C, जो कि सेविंग्स ऑफ लॉ गिविंग एफर्ट ऑफ ए सर्टेन DPSP, मतलब कि DPSP को प्रियोरिटी देता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को लागू करने वाले कानून को फंडामेंटल राइट्स से ऊपर रखा गया है, ये हमारा 31C देता है। मतलब कि DPSP पार्ट 4 में रखा गया है, जो कि सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक इक्वलिटी। और आर्टिकल 31C कहता है कि अगर कोई लॉ आर्टिकल नंबर 39B रिसोर्सेस के फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और आर्टिकल 39C वेल्थ कंसंट्रेशन को रोका को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती है। ये सब हमारा मतलब DPSP को जो प्रायोरिटी देते हैं वो आर्टिकल 31C में है। फंडामेंटल राइट्स का जो ऊपर रखा गया है वो DPSP को रखा गया है, ये आर्टिकल नंबर 31C ही प्रोवाइड करता है। और उस लॉ को आर्टिकल 14 इक्वलिटी को माना जाता है, और आर्टिकल नंबर फ्रीडम वायलेशन को इनवैलिड नहीं किया जा सकता है। ये सब इसमें मना है आर्टिकल नंबर 31C को। तो ये था आर्टिकल नंबर 30। अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 32 से लेकर के 35 तक, जो कि है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। तो आर्टिकल 32 में क्या है कि रेमेडीज़ फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ राइट ऑफ कॉन्फर्ड बाय दिस पार्ट, मतलब कि आर्टिकल 32 में बोला गया है कि जो आर्टिकल 32 है वो खुद एक फंडामेंटल राइट है। अगर किसी भी फंडामेंटल राइट को तोड़ा जाता है तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग। और इसीलिए इसे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा था आर्टिकल्स को, आर्टिकल 32 को। अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 33 की, जो कि है पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मॉडिफाई द राइट ऑफ इन्फेयर्ड बाय द दिस पार्ट देयर एप्लीकेशंस टू फोर्सेस, मतलब आर्म फोर्स के राइट पर रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। देश की सुरक्षा के लिए आर्म फोर्स के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें कुछ लिमिटेशंस लगा सकते हैं, ताकि उनकी जो ड्यूटी रहे वो बरकरार रहे।
जैसे कि आर्मी, नेवी, एयर फोर्स, पुलिस, पार्लियामेंट्री फोर्स, इनका जो राइट्स हैं वो स्पीच, यूनियन बनाना, और जैसे कुछ राइट्स रेस्ट्रिक्शन किए जा सकते हैं ताकि डिसिप्लिन और ड्यूटी बनी रहे। ये आर्टिकल नंबर 33 बोलती है। अब हम लोग बोलते हैं आर्टिकल नंबर 34 में क्या है कि रिस्ट्रिक्शंस ऑफ द राइट ऑफ कन्फर्ड बाय द दिस पार्ट ऑफ वाइल मटेरियल लॉ इन्फोर्स इन एनी एरिया। जो कि मटेरियल लॉ है उनके टाइम पर प्रोटेक्शन होता है। मटेरियल लॉ के टाइम पर जो काम हुआ है उसके लिए सरकारी लोगों को प्रोटेक्शन मिल सकती है। मटेरियल लॉ का मतलब होता है कि मिलिट्री कंट्रोल, वार, रिवॉल्यूशन के टाइम पार्लियामेंट लॉ बनाकर ऑफिसर्स को लीगल प्रोटेक्शन दे सकती है, कॉम्प्रहेंशन के रूल बना सकती है। ये सब आर्टिकल नंबर 34 में है, जो कि मटेरियल लॉ है, जो कि सिर्फ मिलिट्री वाले को मिलते हैं और पार्लियामेंट बना सकती है इनके लिए लॉ। एग्जाम्पल, रॉयट के टाइम पर आर्मी एक्शन, बाद में प्रोटेक्शन लॉ बनाए गए। अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 35 की, जो कि है लेजिस्लेशन टू गिव एफर्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द दिस पार्ट। मतलब कुछ फंडामेंटल राइट्स को जोड़ने का कानून सिर्फ पार्लियामेंट ही बना सकती है। डिटेल में समझे तो पार्लियामेंट में बनाती है लॉज रिलेटेड टू आर्टिकल नंबर आर्टिकल नंबर 16(3) रेसिडेंस रिक्वायरमेंट, जो कि जॉब के लिए रहती है, और आर्टिकल 32 रीट्स का प्रोसेस, और आर्टिकल 33 आर्म फोर्स रेस्ट्रिक्शन, आर्टिकल 34 जो कि है मटेरियल लॉ का एक्शन। ये सब जो है पार्लियामेंट का स्पेशल पावर होता है लॉ बनाने का। कुछ फंडामेंटल राइट से जुड़े लॉ पार्लियामेंट डायरेक्टली बना सकते हैं वो अपने मर्जी से। तो बात करते हैं आर्टिकल नंबर 36 से लेकर के 51, जो कि डीपीएसपी का पार्ट है। हमारा जो पार्ट 3 है फंडामेंटल राइट्स वो ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग आ गए हैं डीपीएसपी में, जो कि हमारा पार्ट 4 है। पार्ट 4 में आता है डीपीएसपी। इसमें 36 से लेकर के 51 आर्टिकल्स आते हैं, तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो आर्टिकल 36 में क्या आता है, जो डीपीएसपी का डेफिनेशन लिखा गया है आर्टिकल 36 में। स्टेट्स का मतलब कौन है, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पंचायती, नगर निगम, ये सब हमारा डेफिनेशन दिया गया है आर्टिकल नंबर 36 में। 37 में क्या दिया गया है, तो 37 में दिया गया है एप्लीकेशंस ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ कंटेंट इन दिस पार्ट। मतलब कि जो डीपीएसपी का जो एप्लीकेशन है, डेफिनेशन है, प्रिंसिपल है, वो सब कुछ हमारा दिया गया है आर्टिकल नंबर 37 में। मतलब कि कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, लेकिन सरकारी जिम्मेदारी है जीपीएसपी फॉलो करना। ये सब चीज़ हमारा 37 में दिया गया है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 38 की, जो कि है प्रमोशंस ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल। मतलब ऐसा सिस्टम बनाया जिसमें अमीर गरीब का गैप कम हो। ऐसा सिस्टम बनाया जिसमें भेदभाव कम हो, अमीर गरीब का गैप जो है वो कम हो, सबको न्याय मिले, सबको बराबर का हक, इंसाफ मिले, न्याय मिले। ये सब सिस्टम बनाई गई है आर्टिकल नंबर 38 में। एक एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखते हैं गरीबों के लिए बहुत सारे योजनाएं भी होती हैं, जैसे राशन कार्ड हो गया है, गरीबी योजना, पीएम आवास योजना। ये सब जो सिस्टम है ये सब हमारा आर्टिकल नंबर 38 में ही आती है, जो कि गरीबों को भी मतलब कुछ इंसाफ मिले और अधिकार मिले उन्हें भी। अमीर और गरीबी में फ़र्क हो, गैप गैप कम हो, कि जो बहुत गरीब है वो बहुत गरीब ही रह रहा है और जो बहुत ज़्यादा अमीर है वो अमीर होते जा रहा है। तो जो बहुत ज़्यादा गरीब है उन्हें सरकार की तरफ से कुछ सब्सिडीज दी जाती है। ये सब आर्टिकल 38 मेंशन करता है। अब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल नंबर 38 को, जो कि है प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर्स ऑफ द पीपल। ओ सॉरी, हम लोग तो अभी आर्टिकल नंबर 38 को ही डिस्कस किए थे। सॉरी, अब हम लोग आर्टिकल नंबर बात करेंगे आर्टिकल नंबर 39, जो कि है सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलो बाय द स्टेट। मतलब कि हर आदमी को काम मिले, ये सब स्टेट्स की कुछ जिम्मेदारी होती है। अपनी जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उनकी कुछ जिम्मेदारी होती है कि उनके स्टेट्स के जो नागरिक हैं उनको कुछ हेल्प करे वो सरकारी तौर पर। जैसे कि हम लोग बात करते हैं हर आदमी को काम
मिलने में कुछ हेल्प करे सरकार, जैसे मजदूरी, रोजगार कुछ, जिससे कि वो बेरोजगार ना रहे। जैसे कि कोई अपने स्टेट में कोई अपनी फैक्ट्री खुलवा दे, कोई पावर प्लांट खुलवा दे, तो उसके हिसाब से उनके जो स्टेट्स के जो आदमी हैं उन्हें काम मिल जाएगा, रोजगार मिल जाएगा। ये सब सिस्टम 39 में दिया गया है और ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है। देश की चीज़ों को सबको सामने आए, और पानी, जंगल, ज़मीन, ये सब जो चीज़ है, देश की जो चीज़ें हैं वो सबके सामने आए। जैसे कि जो पानी है, जंगल है, ज़मीन है, ये पता चले। पैसा सिर्फ 2-4 लोगों के पास ना रहे, बल्कि सबके पास रहे, सब बराबर रहे। बराबर काम, बराबर पैसा। मतलब कि जो जितना काम करेगा उसके हिसाब से उसको उतना पैसा मिलेगा। ये सब आदमी और औरत का जो सैलरी है वो सबका सेम रहेगा। ये सब सिस्टम इसमें लागू किया गया है। मजदूर और बच्चों का शोषण ना हो, ये सब सिस्टम है इसमें। और बच्चों का अच्छा विकास हो, ये सब सिस्टम 39 में ही दिया गया है। अब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल नंबर 39A, जो कि है गरीब को भी न्याय मिले। मतलब कि जो भी गरीब व्यक्ति हैं उनके लिए सरकार जो है वो फ्री की वकील प्रोवाइड करते हैं, सरकारी वकील, ताकि वो उनका जो केस है वो फ्री में लड़ सके, उसको फ्री में न्याय मिल सके, इंसाफ मिल सके। ये सब हमारा आर्टिकल नंबर 39A में दिया गया है, जो कि है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। तो ये सब हमारा जो है वो सरकारी वकील जो रहते हैं वो गरीबों के लिए फ्री में दिए जाते हैं। जो मतलब आर्थिक रूप से बहुत ही कमज़ोर हैं, उन्हें सरकारी वकील उनका केस लड़ते हैं और वो उनको इंसाफ मतलब मिलता है। अब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल नंबर 40 की, जो कि है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज ग्राम पंचायत। आर्टिकल 40 जो है वो गांव के कामों के लिए होती है, जैसे कि पंचायत को स्ट्रॉन्ग बनाना। कोई भी जो बहुत ही गांव का जो भी कोई भी केस होता है वो सबसे पहले पंचायत में ही आते हैं, पंचायती से ही सॉल्व वो सारे मैटर्स हो जाते हैं। तो ये पंचायती राज व्यवस्था को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आर्टिकल नंबर 14 को लाया गया है। अब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल नंबर 41 की, जो कि है राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस सर्टेन केसेस। मतलब कि सरकार मदद करे, बूढ़ा हो जो कि जो जो बेरोजगार हैं उनको कुछ रोजगार दे, और जो बूढ़ा है उन्हें मतलब पेंशन दे, और ये सब चीज़ जो है बीमार है तो उन्हें सरकारी हॉस्पिटल में फ्री इलाज हो। ये सब आर्टिकल नंबर 41 ही प्रोवाइड करता है डीपीएसपी। सब कर्तव्य हैं सरकार की जो कि अपने अपने स्टेट्स में करते हैं। तो जो बूढ़ा हो उन्हें पेंशन मिले, और जो बीमार है उन्हें सरकारी हॉस्पिटल में इलाज मिले सही तरीक़ा से, और जो बेरोज़गार हैं उन्हें बेरोज़गारी ख़त्म हो उनकी, कोई पावर प्लांट बनवा दें ताकि वो वहाँ के लोगों के लिए सब कुछ मतलब बेरोज़गारी ख़त्म हो। मतलब कुछ ना कुछ मदद सरकार करती है। आर्टिकल नंबर 42 में क्या दिया गया है कि प्रोविजंस फॉर द जस्ट इन द ह्यूमन ऑफ कंडीशंस ऑफ द ह्यूमन मेटर्निटी रिलीफ। मतलब फैक्ट्री में सुरक्षा, फैक्ट्री में जो सुरक्षा है वो कोई भी मतलब कि खतरनाक काम ना हो फैक्ट्री में, फैक्ट्री में सुरक्षा बरकरार रखे, ये सब इसमें दिया गया है। और महिलाओं को डिलीवरी के टाइम पर छुट्टी दिया जाए, महिलाओं को जो है वो डिलीवरी के टाइम पर छुट्टी दिया जाए, कोई भी कंपनी या कोई पीएसयू कंपनी में, और कोई फैक्ट्री में जो जहाँ काम करे उन्हें छुट्टी देना ही है। ये सब कुछ हमारा आर्टिकल नंबर 42 बोलता है। अब अब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल नंबर 43 की, जो कि है लिविंग वेजेस ईटीसी फॉर वर्कर्स। मतलब कि आर्टिकल 43 क्या बोलता है कि मजदूर को सिर्फ जीने लायक नहीं बल्कि अच्छी ज़िंदगी जीने लायक वेतन मिले उन्हें। जो महंगाई चल रही है उसके हिसाब से उन्हें भी वेतन मिले ताकि वो भी अच्छी खासी ज़िंदगी जी सकें। ये आर्टिकल नंबर 43 बोलती है। आर्टिकल 43A क्या बोलता है कि पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज। मतलब कि जो भी कानून मतलब किसी भी फैक्ट्री या जहाँ वो काम करते हैं और कोई भी कानून अगर बन रहा हो तो मजदूर भी मैनेजमेंट में हिस्सा ले सकते हैं, वो अपना राय दे सकते हैं कि ये कानून गलत है, ये कानून सही है। वो भी डिसीजन ले सकते हैं फैक्ट्री के फैसलों में। अब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल नंबर 44 की, जो कि है
यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन, मतलब कि 44 क्या कहता है कि एक देश एक सिविल लॉ, मतलब एक देश में एक ही कानून रहेगी, सबके लिए सेम कानून बनेगी, शादी तलाक जो भी रहेगा वो सब कुछ सेम रहेगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल नंबर 45 की, जो कि है प्रोविजंस फॉर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रंस, मतलब अर्ली चाइल्डहुड केयर, 6 साल तक के बच्चों की केयर एंड एजुकेशंस को अब ये आरटीई के बाद मॉडिफाई है, मतलब कुछ 6 साल की जो 6 साल तक के जो बच्चे हैं उन्हें केयर के लिए उन्हें छुट्टी दी जाती है, एजुकेशन और केयर के लिए, ये 45 में, आर्टिकल नंबर 45 में दी गई है। अब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल नंबर 46 की, जो कि है प्रमोशन ऑफ द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्टेड फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइबल एंड अदर वीकर सेक्शन, एसटी एसटी एंड वीकर सेक्शन लोगों के लिए दी गई है आर्टिकल नंबर 46। एससी एसटी का प्रोटेक्शन हो इसमें, और सोशल इनजस्टिस के बचाव के लिए ये कानून लाया गया था। जैसे कि एग्जांपल के लिए कि कुछ इन्हें आगे बढ़ने के लिए कुछ रिजर्वेशंस भी दी जाती हैं ताकि ये लाइफ में आगे बढ़ सकें, एसटी एसटी और वीकर सेक्शन लोगों के लिए, और स्कॉलरशिप भी इन्हें दी जाती है, कुछ हेल्प करने के लिए, पढ़ाई में कुछ हेल्प वगैरह करने के लिए सरकार की तरफ से स्कॉलर्स भी दी जाती है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 47 की, जो कि है ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू राइज द लैंड ऑफ द न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग, मतलब न्यूट्रिशनल एंड हेल्थ, मतलब पोषण सुधारना और पब्लिक हेल्थ इम्प्रूव करना और नशा कम करना, ये सब आर्टिकल नंबर 47 हमें बोलता है। मिड डे मील हेल्थ मिशन, मतलब कि आर्टिकल 47 में ही लाया गया था कि जो सरकारी स्कूल के जो बच्चे हैं उन्हें खिचड़ी खिलाते हैं और उन्हें अंडा देते हैं, ये सब प्रोटेक्शन, मतलब प्रोटीन वगैरह सब प्रोवाइड करना सरकार की काम है, ये सब आर्टिकल नंबर 47 में दी गई है। सरकारी स्कूल में जो मिड डे मील होते हैं ना, वो खिचड़ी खिलाने का अधिकार ये आर्टिकल नंबर 47 ही न्यूट्रिशन एंड हेल्थ प्रोवाइड करवाता है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 48 की, जो कि है एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री को दिया गया है, मतलब साइंटिफिक फार्मिंग और काउ प्रोटेक्शन, पशुपालन के लिए दिया गया है। अब आर्टिकल नंबर 48 ए को जो है वो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए दिया गया है, जो कि है पर्यावरण, जंगल और वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए 48 ए को दिया गया है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट दिया गया है आर्टिकल 48 ए को। 49 को क्या है, 49 को है द प्रोटेक्शन ऑफ द मोन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द नेशनल इम्पोर्टेंस, मतलब कि जो मोन्यूमेंट्स है, जो को हिस्टोरिकल प्लेस को बचाने का अधिकार प्रोटेक्शन दिया गया है, जो कि आर्टिकल 49 में है। जो हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स जैसे कि ताजमहल, और भी ताजमहल हो गया और बीबी का मकबरा हो गया, ये सब जो है हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट है। विक्टोरियल मेमोरियल हो गया, सब हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट है, इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है आर्टिकल नंबर 49। अब आर्टिकल 50 क्या बोल रहा है कि आर्टिकल 50 बोलता है सेपरेशन ऑफ द जुडिशियल फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, मतलब जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग रखना है, इंडिपेंडेंस कोर्ट, ये हमारा आर्टिकल नंबर 50 प्रोवाइड करता है। अब जो हमारा है वो आर्टिकल नंबर 51, जो कि सबसे लास्ट है, ये क्या बोलता है कि प्रमोशन ऑफ द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, मतलब कि आर्टिकल 51 बोलता है देश के बीच जो शांति है, शांति बनाए रहे, और इंटरनेशनल लॉ के सामने यूएन प्रोटेक्शन जो इसे कहा गया, ये आर्टिकल नंबर 51 देता है। तो थैंक यू, ये था हमारा पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक का वीडियो, और आगे हम लोग डिस्कस करेंगे और भी आर्टिकल्स। ये हमारा था आर्टिकल 51 तक का वीडियो, और आगे के आर्टिकल्स हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे। थैंक यू।